नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के रिजल्ट प्रिपरेशन की कि किस प्रकार से हम क्लास 12 का रिजल्ट बनाएंगे। क्लास 12 के रिजल्ट बनाने के लिए कौन कौन से क्लासेस के रिजल्ट हमको देखना पड़ेंगे और वो कैसे वर्क करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 12 का जो मकान है, जो बिल्डिंग है, वो 3 पिलर के ऊपर बेस्ड है, यानी उसके 3 बेसिस है। जो पहला बेस है वो 10th क्लास का रिजल्ट है। दूसरा जो है 10th क्लास का रिजल्ट इन द सेंस 10th क्लास में परफॉर्मेंस बच्चे का कैसा रहा, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा जो पिलर है वो है क्लास 11th में बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा है। और थर्ड जो बेस है वो है क्लास 12th के जो इंटरनल एग्जाम्स थे बच्चों के, जो इस साल उन्होंने इंटरनल एग्जाम दिए हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा। इन तीनों पिलर्स के ऊपर क्लास 12th का रिजल्ट डिपेंड करेगा, क्लास 12th का रिजल्ट बनेगा। सीबीएसई ने इन पिलर्स को एलिमेंट नाम दिया है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3। एलिमेंट 1 उन्होंने क्लास 12 को बोला है, एलिमेंट 2 उन्होंने क्लास 11 को बोला है और एलिमेंट 3 उन्होंने क्लास 10th को बोला है, लेकिन मैंने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलिए बताता हूं कि क्या है ये एलिमेंट और किस प्रकार से करते हैं ये वर्क। इस टेबल के थ्रू आप ये जान सकते हो कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। यानी कि जो 10th क्लास है उसका परफॉर्मेंस 30%, यानी 10th क्लास में से 30% का वेटेज लिया जाएगा। क्लास 11 से 30% का वेटेज दिया जाएगा और क्लास 12th का जो इंटरनल एग्जाम है उसमें से 40% का वेटेज लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एग्जाम में थ्योरी मार्क्स का ही वेटेज लेना है, प्रैक्टिकल या इंटरनल जो एग्जाम होते हैं, इंटरनल जो असेसमेंट होता है, उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना थ्योरी में जो मार्क्स आए हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा इनने यहाँ पे क्लास 10th में क्या लिखा, बेस्ट ऑफ 3 परफॉर्मेंस इन थ्योरी। थ्योरी में जो 3 बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे, मतलब किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट में जिसमें अच्छे नंबर आए हैं उसमें से 30% लिया जाएगा। वो कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, फिर क्लास 11 में थ्योरी मार्क्स ऑफ फाइनल एग्जाम। जो क्लास 11th है उसका जो फाइनल एग्जाम हुआ था, उसके बीच वाले एग्जाम से कोई मतलब नहीं, मतलब PT1, टर्म 1, इनसे कोई मतलब नहीं। लास्ट में जो फाइनल एग्जाम हुआ था उस फाइनल एग्जाम का 30% लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्लास 12th में। क्लास 12th का थ्योरी मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड, इन तीनों के मार्क्स का 40% लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छूट आपको दे रखी है बोर्ड ने कि आप चाहे तो तीनों में से ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी 2 को चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी 1 को भी चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मतलब ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन तीनों में से तीनों ही लेना चाहते हैं, तीनों का वेटेज लेना चाहते हैं, तीनों का एवरेज लेना चाहते हैं, या फिर तीनों में से जो आपको ठीक लगे, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाला हो उसको ले सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छी सुविधा है कि इन तीनों में से जो जिसमें भी आपके बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, चाहे वो प्री बोर्ड में रहा हो या मिड टर्म में रहा हो या फिर आपका यूनिट टेस्ट में रहा हो, जिसमें भी रहा हो उसी के मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये तो हो गई पहली चीज़। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आप 10th क्लास की मार्कशीट से 10th क्लास के जो परफॉर्मेंस है बच्चों का, उससे 30% कैसे निकालोगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे किसी एक बच्चे का अपने हिसाब से कोई मार्क्स डाल दिए आउट ऑफ 80। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आउट ऑफ 80 वाले मार्क्स डाले हैं, 100 में से नहीं डाले। मतलब जो इंटरनल असेसमेंट के जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर होते हैं 20 नंबर, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ओनली 80 में से ये नंबर दिए हैं। तो देखिए, हिंदी में मैंने जैसे नंबर दिए हैं 65, इंग्लिश में किसी बच्चे के आए हैं 69, मैथमेटिक्स में आए हैं 70, साइंस में आए हैं 65 और यहाँ पे सोशल साइंस में आए हैं 71। ये किसी के मार्क्स हैं, किसी बच्चे के। अब इसमें ये देखना कि किन 3 सब्जेक्ट में इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो एक तो हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में 70 नंबर है, तो ये ज़्यादा हुए। ठीक है, एक हम देख रहे हैं यहाँ पे 71 यहाँ पर ज़्यादा हुए और एक ये 69 यहाँ पर ज़्यादा हुए। इन 3 सब्जेक्ट में इस बच्चे के मार्क्स हाईएस्ट है, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। अगर मैं 69, 70 और 71 को ऐड करता हूँ तो टोटल आता है यहाँ पे 210, यानी तीनों सब्जेक्ट का जो टोटल है वो 210 आया। सब्जेक्ट क्योंकि 3 लिए थे हमने, तो इसलिए मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 70। इसका मतलब इस बच्चे का तीनों सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो कितना आया 70। लेकिन आपको तो 30% लेना है, तो अब 70 का हम 30% निकालते हैं। तो 70 × 30/100, इसको हम डिवाइड कर देते हैं।
तो ये आया है 21, यानी इस बच्चे के 21 मार्क्स यूज़ करेंगे हम 12th क्लास में। वो कैसे यूज़ करेंगे हम वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये देखिए कि आपको 10th क्लास से ये कैसे निकालना है, 10th क्लास से 30% कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो होगा 10th क्लास का। अब हम चलते हैं 11th क्लास में। ये है यहाँ पे 11th क्लास के लिए डाटा बनाया मैंने एक, हाउ टू कैलकुलेट 30% फ्रॉम द 11th क्लास। अब 10th और 11th क्लास में जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। 10th क्लास में हमने क्या किया है कि जो बेस्ट 3 परफॉर्मेंस थे उनका एवरेज निकाला, उस एवरेज को निकालने के बाद हमने उसका 30% निकाला। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे इंडिविजुअली जो सब्जेक्ट है उनका 30% निकालना है। जैसे इंग्लिश यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश कितना लिखा 60, ठीक है। अब इस 60 का 30% निकालना है, तो 60 का 30% निकाल देते कितना नंबर आएगा, 18 मार्क्स आएगा। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, इसी प्रकार इसका निकालेंगे, सभी का हम इस प्रकार से निकालते जाएंगे। ठीक है, मैंने एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल लिया है जिसने PCM लिया था और उसके ये सब्जेक्ट थे 11th क्लास में। हो सकता है कि आपके यहाँ दूसरे कोई चीज़ हो। देखिए यहाँ हमारे स्कूल में क्या है कि इंग्लिश चलता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट हमारे इधर चलते हैं। आपके इधर कोई और सब्जेक्ट चलते तो आप उसके बारे में बात करिए। जिसके स्कूल में जैसा सब्जेक्ट हो उसी तरह से आप अपनी मार्कशीट देखेंगे कौन की 11th क्लास के बच्चों की। तो आपने क्या करा, इन सभी जो नंबर हैं, इन सभी सब्जेक्ट के जो 30% नंबर है वो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। जो भी नंबर आ रहा है, जैसे 19.5 यहाँ पे जैसे जो भी आ रहा होगा ऐसा आप लिखते जाइए पूरे मार्क्स। अब ये मार्क्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वही मार्क्स आपको 12th क्लास के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सामने लिखना है। मतलब जो इंग्लिश में 18 मार्क्स आए हैं वही 18 मार्क्स आप 12th क्लास के जब स्कोर कार्ड बना रहे होंगे तो वहाँ पे 30% की जगह पे क्या लिख देंगे, 18। जो 11th वाली लाइन है उसमें 18 लिख देंगे। किसके प्लेस पे, इंग्लिश के प्लेस पे। इसी प्रकार फिजिक्स के प्लेस पे जब जाओगे तो 19.5 लिख देंगे। इस प्रकार से आप अपने पूरे मार्क्स फिल कर दोगे। समझ में आया? आपको 11th क्लास का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग 30% निकालना है और उन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग आपको 12th क्लास के जो स्कोर कार्ड है उसमें फिल करना है। 10th क्लास में हमने क्या करा था, 3 सब्जेक्ट लिए थे जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट थे। बेस्ट 3 सब्जेक्ट मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए थे, उसका पहले हमने एवरेज निकाला था। एवरेज निकाल के हमने क्या करा, उसका 30% निकाला था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट का 30% निकालना और वो का वही आपको 12th क्लास में रख देना। ये हो गया 11th का। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। ये 12th क्लास है। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने एक बनाया है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। ओके, हमने सपोज करिए कि 3 टाइप के एग्जाम लिए हैं। मतलब हमने क्या करा, यूनिट टेस्ट लिया जो 40 मार्क्स का था, हमने मिड टर्म लिया जो 80 मार्क्स का था, और हमने प्री बोर्ड लिया जो 80 मार्क्स का था। किसी स्कूल ने यूनिट टेस्ट 2 टाइम लिया होगा, किसी ने प्री बोर्ड 3 टाइम लिया होगा। खैर मिड टर्म तो एक ही बार होता है, लेकिन बाकी चीज़ आपने एक से ज़्यादा बार भी ली होगी। लेकिन यहाँ पे आपको फैसिलिटी क्या दे रखी है बोर्ड ने कि आप इन तीनों में से, तीनों टाइप के एग्जाम में से कोई सा भी एग्जाम ले सकते हो, एक या फिर सभी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं, बोर्ड ने मना नहीं किया कि आप उसका एवरेज मत लीजिए या वेटेज मत लीजिए। आपसे क्या बोला है कि आपको जो ठीक लगता है आपके स्कूल में जिसका परफॉर्मेंस, इन 3 जो दिए यहाँ पे, तीनों तरह के जो टेस्ट दिए हैं, इन तीनों तरह के टेस्ट में जो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे बच्चों के नंबर आए हैं आप उसको भी ले सकते हो। तो देखिए मैंने सारे के मार्क्स ऐसे लिख दिए यहाँ पे कि किसी बच्चे के जो यूनिट टेस्ट है उसमें इस प्रकार के मार्क्स आए हैं, मिड टर्म्स में इस प्रकार के मार्क्स आए हैं और प्री बोर्ड में इस प्रकार के मार्क्स आए हैं। मैंने देखा कि यार यहाँ पे सबसे अच्छे नंबर जो है बच्चे के प्री बोर्ड में आए। सपोज करिए किसी बच्चे के प्री बोर्ड में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैंने प्री बोर्ड को ही पिक करा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका 40% निकालना है। उसमें क्या करा था 30%, इसमें मुझे क्या करना है 40% निकालना है। यानी जैसे ये लिखा है 70 का मुझे 40% निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये लिखा हमने 70 × 40/100। इट मीन्स ये कितना हो गया 28 मार्क्स। इसका मतलब ये कि इंग्लिश में इस पर्टिकुलर बच्चे को 12th क्लास के स्कोर कार्ड में कितना नंबर लिखना है, 28 इंग्लिश के प्लेस पे। इसी प्रकार हम फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में सब में इस टाइप से करते जाएंगे। ये 70 का था, नीचे वाला भी वही आएगा 28, यहाँ भी 28 हो गया, यहाँ 65 तो 65 के हिसाब से हो जाएगा, 75 के हिसाब से हो जाएगा। इस टाइप से सारे मार्क्स जो है वो हम 12th क्लास का जो थ्योरी पार्ट है उसमें हम ये वाले मार्क्स डाल देंगे जो अभी हमने निकाल के बताया। तो अभी तक मैंने क्या करा कि 10th क्लास का 30% ले लिया है, फिर 11th क्लास का मैंने 30% ले लिया और 12th क्लास का, ठीक है, जो 12th क्लास है उसका मैंने 40% लिया है। और अभी मैंने क्या करा है, तीनों क्लास के 10th के, 11th के, 12th के जो थ्योरी मार्क्स है वो लिख दिए। लेकिन आपको 12th क्लास के लिए जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसको भी लिखना है।
लेकिन प्रैक्टिकल मार्क्स को 40% नहीं लिखना है, एज इट इज़ उसको यूज़ करना है। जैसे 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें से आपने जितने भी बच्चे को नंबर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ने बच्चों के नंबर ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, ठीक है, बोर्ड में नंबर जा चुके हैं, किसी स्कूल में अभी चल रहे हैं, किसी स्कूल में हो रहे हैं इस समय प्रैक्टिकल एग्जाम, लेकिन अक्सर स्कूलों ने अपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स हैं वो CBSE को दे दिए हैं। तो उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जितने मार्क्स हैं उतने के उतने टोटल लिख देना है। जैसे सपोज करिए यही बच्चा है, इसके फिजिक्स में 28 मार्क्स आए हैं और आपने उस बच्चे को फिजिक्स में प्रैक्टिकल में अगर आपने 15 नंबर दिए हैं तो यहाँ पे आपको 15 को ऐड करना है। अगर 28 और 15 को ऐड करते हैं तो आता है 3 और 43। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को 43 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुआ? 43 मार्क्स किस में मिलेंगे? 12th वाले पोर्शन में मिलेंगे। 12th वाले पोर्शन में 43 मार्क्स मिलेंगे उस बच्चे को, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि अभी तक मैंने क्या बताया है। 10th क्लास के जो मार्क्स है उसमें से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है उनको ऐड करना, ऐड करके उसका एवरेज निकालना, एवरेज निकालने के बाद उसका 30% निकाल लेना। ये होगा 10th क्लास का। फिर हमको 11th क्लास में जाना है। 11th क्लास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको 30% निकालना है। इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, सोशल साइंस, जो भी उसके सब्जेक्ट होंगे, जिस भी बच्चे ने जिस भी स्ट्रीम में गया होगा, सभी स्ट्रीम में सेम टू सेम काम करना है और आपको उसका 30% निकालना है, सभी के अलग अलग। और फिर 12th क्लास में जाना है। 12th क्लास में जितने भी आपने एग्जाम लिए उस सारे एग्जाम का आप एवरेज भी कर सकते हो, या फिर आप किसी जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो उनमें से उसको पिक कर सकते हो। वैसे सभी स्कूल जो है बेस्ट परफॉर्मेंस ही पिक करेंगे, ठीक है। तो उसको पिक करके आप उसका 40% निकाल दीजिए। इसके बाद जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं या इंटरनल मार्क्स हैं उसको आप एज इट इज़ ऐड कर दोगे। जितने भी आपने दे दिए हैं बच्चों को वो उतने के उतने ऐड कर देंगे, उसका 40% आपको नहीं निकालना है, ठीक है। आगे की वीडियो में मैं इसकी जानकारी भी दूंगा कि उसको किस प्रकार से करते हैं। साथ ही आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा कि एक बच्चे की मार्कशीट किस प्रकार से बनेगी जब वो 12th क्लास में जाएगा, ये भी आपको शो करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे के आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। अगर आज की वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी हो तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।